अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन, और इसके बाद इसी से रिलेटेड टॉपिक हमारे पास आइडियल गैस कांस्टेंट और डेंसिटी हम फाइंड आउट करेंगे। ये तीन चीज़ें हैं जो आज हमने देखनी है, सबको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने जनरल गैस इक्वेशन की तरफ। कह रहे हैं कि जब हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ तो डिस्कस कर लिया, हमें पता है बॉयल्स लॉ क्या है। कहता है हमें बॉयल्स लॉ हमें ये कहता है कि अगर हम टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखते हैं तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। यानी आप लोगों को पता होना चाहिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर हम वॉल्यूम को प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम कम होता जाएगा, और अगर प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। यही बात वॉल्यूम के साथ है, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। हमें पता है बॉयल्स लॉ हमें ये कहता है। तो कह रहे हैं जब हम बॉयल्स लॉ या चार्ल्स लॉ को बयान कर रहे हो तो कुछ वेरिएबल जो हैं जिनको हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग वो कौन से वेरिएबल्स हैं जो कांस्टेंट होंगे, हमें पता है कि वो टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स हैं। जब ये दोनों हमारे पास कांस्टेंट होंगे तो वॉल्यूम हमारे पास प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम बात करें चार्ल्स लॉ की, तो चार्ल्स लॉ हमें क्या कहता है। चार्ल्स लॉ बेसिकली रिलेशन है वॉल्यूम और टेम्परेचर का। ये हमारे पास इसमें हम प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स इन दोनों वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखते हैं। तो जब हमारे पास प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। जितना हम ज़्यादा टेम्परेचर करते जाएंगे उतने हमारी गैसेस क्या करती जाएंगी, एक्सपैंड करती जाएंगी। ये जो रिलेशन है हमारे पास ये गैसेस के लिए है। हमारे पास हमें पता है कि जो लिक्विड और सॉलिड्स हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाने से वो एक्सपैंड नहीं करती, मगर जो हमारी गैसेस हैं उनका टेम्परेचर हम जितना ज़्यादा करेंगे उनका वॉल्यूम भी उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। तो ये हमें चार्ल्स लॉ कहता है। उस वक्त जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट हैं और प्रेशर भी कांस्टेंट है तो फिर हमारे पास क्या होगा, जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। ये दो चीज़ें हमने डिस्कस की, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। इसके बाद हमारे पास एक और लॉ है जिसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ। अच्छा जी, अब ये एवोगैड्रोस लॉ क्या हमें कहता है। एवोगैड्रोस लॉ कहता है कि अगर हम टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखते हैं और प्रेशर भी कांस्टेंट रखते हैं, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में दोनों जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, प्रेशर और वॉल्यूम जब हम दोनों प्रेशर और टेम्परेचर जब दोनों कांस्टेंट रख देंगे तो हमारे पास जो गैस का वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के। यानी हम नंबर ऑफ मोल्स को कम या ज़्यादा करके वॉल्यूम को भी आराम से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे गैस का वॉल्यूम भी उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। कहने का अगर हम जितनी भी हमने वैल्यूज़ पढ़ी हैं, मतलब हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा है, हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा है और इसके अलावा हमने एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा है। अगर हम कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट नहीं है तब हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये आएगी हमारे पास इक्वेशन। और हमें पता है कि जब हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है, ये जो हमारे पास साइन है ये प्रोपोर्शनैलिटी का है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नहीं है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमने दो चीज़ें लिखनी होती हैं। एक होता है हमारे पास कांस्टेंट, दूसरी होता है हमारे पास इक्वल का साइन। तो हम इसको ख़त्म करके इक्वल का साइन लगाएंगे, साथ में हम कांस्टेंट यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ जो कांस्टेंट हमने यूज़ करना है वो है कैपिटल आर, इसको जनरल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, V इज इक्वल टू आर एन टी बाय पी।
ये इक्वेशन हमारे पास आएगी। अब अगर हम p को यहाँ से दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो हमें पता है वो वैल्यू जो इक्वेशन की एक साइड पे डिवाइड हो रही हो वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो प्रेशर यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी PV इज इक्वल टू nRT। ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद रखिए बच्चों। PV इज इक्वल टू nRT, दिस इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन और जनरल गैस इक्वेशन। कह रहे हैं ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि एनी क्वांटिटी ऑफ एन आइडियल गैस देन प्रोड्यूस of its pressure and volume is equal to the product of number of moles, general gas constant and absolute temperature। ये इक्वेशन हमें क्या बताती है कि जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो हमारे पास बराबर है किसके प्रोडक्ट के, नंबर ऑफ मोल्स के, जनरल गैस इक्वेशन के और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो उन्होंने हमें ये बताया है कि इस इक्वेशन को हम फिर से रिड्यूस कर सकते हैं बॉयल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ में और नंबर 3 एवोगाड्रोस लॉ में। वो हम कैसे करेंगे, जैसे स्टार्ट में हमने इन सबको यूज़ करते हुए ये जो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन बनी है इसको बनाया है, इसी तरह अब हम इनको दोबारा से तोड़ के बॉयल्स, चार्ल्स और एवोगाड्रोस लॉ को सेपरेट आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर बॉयल्स लॉ में करना है तो हम कहेंगे व्हेन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर हेल्ड कांस्टेंट। जब इन दोनों को हम कांस्टेंट रख देंगे तो हमारे पास PV इज इक्वल टू K, यानी हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट के बराबर आएगा। हमें बॉयल्स लॉ यही कहता है। दूसरी तरफ जब हम प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखेंगे तो V इज इक्वल टू KT, या हम लिखेंगे V/T इज इक्वल टू K, ये हमें चार्ल्स लॉ कहता है। तीसरी तरफ हम जब एवोगाड्रोस लॉ को करेंगे तो इसके लिए हमने प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट रखना है, तो हम लिखेंगे V इज इक्वल टू KN या V/N इज इक्वल टू K। ये तीनों लॉज हम सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन। उसके बाद हमें कह रहे हैं किसी भी गैस का जो 1 मोल है, अगर हमारे पास जो गैस है उसमें जस्ट 1 मोल है तो फिर N की जगह हम क्या लिखेंगे 1, तो N हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, वैनिश हो जाएगा और इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, PV इज इक्वल टू RT। या फिर अगर हम T को भी दूसरी साइड पर ले जाते हैं, सिर्फ एक साइड पे जनरल गैस इक्वेशन रहने देते हैं, तो हम लिख सकते हैं PV/T इज इक्वल टू R, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं R इज इक्वल टू PV/T। कह रहे हैं इसका हमें मतलब ये है कि हमारे पास जो रेशियो है प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट की टेम्परेचर के साथ वो बराबर है कांस्टेंट क्वांटिटी के। अच्छा जी, तो हम फिर लिख सकते हैं P1 V1/T1 इज इक्वल टू R, P2 V2/T2 इज इक्वल टू R। तो जब हमारे पास ये दोनों इक्वल हैं R के, तो फिर ये आप एंड तक हमें क्या रिजल्ट मिलेगा कि ये दोनों आपस में भी इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। ये हमारे पास आई इक्वेशन। अच्छा जी, अब हमें कह रहे हैं कि आइडियल गैस है हमारे पास, तो इसके लिए हम जो R है, कैपिटल R है, जनरल गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू बड़ी आराम से नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। किसको इस्तेमाल करते हुए, एवोगाड्रोस प्रिंसिपल को। कह रहे हैं इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि हमने कौन सा यूनिट यूज़ किया है प्रेशर के लिए और कौन सा यूनिट यूज़ किया है वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिए। हमारे पास क्या कह रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। अगर हमारे पास 1 मोल है किसी भी आइडियल गैस का और उसके लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है। हमें पता है स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेरिक, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। अगर हमारे पास ये वाली सारी कंडीशन है, 1 नंबर ऑफ मोल्स हैं, प्रेशर 1 atm है, हमारे पास टेम्परेचर जो है 273 है, तो वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास आएगी 22.414 dm³। इस तरह से फिर हम जब ये वैल्यूज सारी पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में तो हम R की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से हम ये इक्वेशन यूज़ करते हुए अपनी R की वैल्यू को बहुत ही आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब देखिए ज़रा इसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास। हमें पता है हमारी इक्वेशन है R इज इक्वल टू PY/NT।
अब P की जगह पे हमने 1 पुट किया, V की जगह पे हमने पुट किया 22.414 डिवाइडेड बाय N की जगह पे हमने फिर से 1 पुट किया और T की जगह पे हमने पुट किया 273.16 केल्विन। जब हमने ये सारी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आंसर आया 0.0821। अब इसमें हमारे पास यूनिट्स को भी आपने जहन में रखना। हमें इधर हमने वॉल्यूम लिया है डीएम क्यूब में, प्रेशर लिया है एटमॉस्फेयर में और टेम्परेचर लिया केल्विन में और नंबर ऑफ मोल्स मोल में। तो हमारे पास फिर क्या आएगी वैल्यू, R इज इक्वल टू 0.0821 डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। अच्छा जी, कह रहे हैं कि व्हेन द प्रेशर इन एटमॉस्फेयर वॉल्यूम इन डीएम क्यूब देन द वैल्यू ऑफ यू शुड बी 0.0821। अब आपने देख लेना है, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आए तो आपने देखना है उन्होंने कौन से यूनिट दिए हुए हैं और किस तरह उन्होंने कहा है इसको फाइंड आउट करना है। तो अगर तो ये वाले यूनिट हैं जो मैंने आपको बताए हैं तो फिर आपने आर की वैल्यू क्या पुट करनी है 0.0821 और उसके बाद यूनिट क्या होगा डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। अच्छा जी, कह रहे हैं द फिजिकल मेजरिंग ऑफ दिस वैल्यू इज दैट वी हैव 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 273 केल्विन and 1 atmosphere pressure and its temperature is increased by 1 Kelvin, then its value is 0.0821 dm क्यूब ऑफ एनर्जी। यानी अगर हमारे पास जो टेम्परेचर है, प्रेशर है जो आइडियल गैस के मुताबिक है, तो हमारे पास अगर टेम्परेचर का 1 केल्विन हम बढ़ाते हैं तो हमें इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब हमने जो यूनिट है ना आर का, वो सिचुएशन देख लेनी है कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको टैकल करना है। अगर हमारे पास जो प्रेशर है उसको हम ले लेते हैं मिलीमीटर मरकरी में, तो हमें पता है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर मरकरी और टॉर, ये दोनों इसके इक्वल होते हैं। तब क्या करेंगे, बाकी वैल्यूज वही रहने देंगे, 0.0821 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 760 के साथ, तो हमारे पास मिलीमीटर मरकरी में इसका आंसर आ जाएगा जो आएगा 62.4। और अगर हम चाहते हैं कि जो वॉल्यूम की यूनिट है वो भी डीएम क्यूब के बजाय सीएम क्यूब हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर मजीद मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, क्योंकि हमें पता है 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1000 सीएम क्यूब। फिर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 6400 सीएम क्यूब टॉर, और फिर हम इसको लिखेंगे मिलीमीटर मरकरी पर केल्विन पर मोल। अच्छा जी, कह रहे हैं यूजिंग एसआई यूनिट। अब अगर हमने एसआई यूनिट यूज करना है, इनमें से कोई भी यूज नहीं करना, तो हमें पता है कि हमारे पास जो एसआई यूनिट होता है प्रेशर का वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हमें पता है कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू होती है हमारे पास एटमॉस्फेयर प्रेशर की। और अगर हमने वॉल्यूम को भी ऐसा यूनिट में करना है तो हमें पता है वो क्या होगा मीटर क्यूब, और हमें पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 डीएम क्यूब। तो अगर हमने मीटर क्यूब में लेके जाना है तो हम इसको डीएम क्यूब को डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, और दूसरी तरफ हमने प्रेशर में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 101.325 न्यूटन मीटर के साथ। तो अब हमारे पास वैल्यूज क्या आई हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 1 है, टेम्परेचर हमारे पास 273 है, प्रेशर हमारे पास 101.325 न्यूटन पर मीटर है स्क्वायर है, और वॉल्यूम हमारे पास है 0.022414 मीटर क्यूब है। और अगर हम ये सारी वैल्यूज को पुट करते हैं कहाँ, अपनी मेन इक्वेशन में, R इज इक्वल टू PY/NT, तो क्या होगा, हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 8.314 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल, और हमें पता है न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल के, तो हम लिखेंगे हमारे पास वैल्यू क्या होगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो मोस्टली बच्चे आपने याद रखना है कि ये वाली वैल्यू हम यूज़ करते हैं आर की, क्यों, क्योंकि मोस्टली जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें हम यूज़ करते हैं एसआई यूनिट। तो अगर हम एसआई यूनिट को पुट करेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू हमेशा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल ही आएगी, ये आपने याद रखना है। अगर आपको वो कहते हैं कि कैलोरीज में आंसर करें तो याद रखना है कि जो 1 कैलोरी है वो बराबर होती है 4.18 जूल के। तो अब आपने क्या करना है, जो आंसर आया है उसे 4.18 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास जूल के बजाय आंसर कैलोरी में चला जाएगा, वो होगा 1.989
कैलोरी पर केल्विन पर मोल। अब ये हमने जो आर की वैल्यू है तकरीबन तमाम एस्पेक्ट से डिस्कस कर ली है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि हम कैसे आर की वैल्यू को डिटेल से देख सकते हैं। किस इक्वेशन को, बेसिकली जनरल गैस इक्वेशन को ही, आइडियल गैस इक्वेशन को ही इस्तेमाल करते हुए हमने आर की वैल्यूज़ को तमाम एस्पेक्ट से अच्छी तरह से देखा है। उसके बाद हमारे पास जब आर की वैल्यू आ गई तो हमारे पास हम इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए किसी भी गैस की डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमें क्या कह रहे हैं, फॉर कैलकुलेटिंग द डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ मैस एंड द मोलर मैस। कह रहे हैं सबसे पहले तो हम जो नंबर ऑफ मोल्स हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में, हम नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है बराबर होते हैं मैस बाय मॉलिक्यूलर मैस। तो हम इक्वेशन में एन की जगह पे मैस बाय मॉलिक्यूलर मैस पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी पी वी इज इक्वल टू एम बाय कैपिटल एम आर टी। और अब अगर जो हमारे पास मैस मॉलिक्यूलर मैस है ये इधर डिवाइड हो रहा है, इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वॉल्यूम उधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, हमारे पास पी एम इज इक्वल टू एम बाय वॉल्यूम इज मल्टीप्लाई बाय आर टी। और हमें पता है जो मैस बाय वॉल्यूम है वो बराबर होता है डेंसिटी के, तो हम एम बाय वी के जगह पे डी लिख देंगे और इक्वेशन हमें मिलेगी पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। और अगर यहाँ से हमने डी की वैल्यू निकालनी है तो हम लिखेंगे डी इज इक्वल टू पी एम बाय आर टी। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई है डेंसिटी को फाइंड करने के लिए फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। इक्वेशन क्या है बच्चे, इक्वेशन ये है डी इज इक्वल टू, डी की जगह हम पता है डेंसिटी के लिए हम रो का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डी भी लगा लें रो लगा लें कोई इश्यू नहीं है। तो हम लिखेंगे डी इज इक्वल टू पी एम बाय आर टी। तो कह रहे हैं हमारे पास जो डेंसिटी है किसी भी आइडियल गैस की वो इसके मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। जितना ज्यादा हम इसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैसेस उतनी करीब करीब आएंगी और उनकी डेंसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम गैस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर देते हैं तो हमारे पास जो हमारे पास क्या होगी, गैस एक्सपेंड कर जाएगी क्योंकि फैल जाएगी। टेम्परेचर को बढ़ाने से हमें पता है गैसेस के टेम्परेचर बढ़ाने से वो एक्सपेंड करती हैं, तो हमारे पास जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो कह रहे हैं इस इक्वेशन को हम यूज करते हुए किसी भी इक्वेशन का मॉलिक्यूलर मैस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम बाकी चीजें फाइंड आउट है, डेंसिटी का पता है, हमें प्रेशर का पता है, टेम्परेचर का पता है, और इसी तरह हम तमाम वैल्यूज को इस इक्वेशन को यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एक वैल्यू को। अच्छा जी स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास एवोगाड्रोस लॉ क्या है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।